अस्सलामुअलैकुम। रिज़ल्ट के बाद 36वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो रिज़ल्ट के बाद आज पहला दिन है, तो कुछ जनता तो वैसे नहीं आई और कुछ मुझे लगता है पक्की पक्की जो है वो रुखसत हो गई। R1 का रिज़ल्ट बहरहाल निस्बतन अच्छा आया पिछली अटैम्प्ट्स की निस्बत, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो ही जाती है कभी कभार। तो एनीवेज़, अल्लाह खैर करे, जिनको अल्लाह ने पास किया शुक्र करें। जो किसी वजह से कुछ रिज़ल्ट कुछ भी पास हो गया है ना, कुछ भी पास हो गया है अगर, तो ये बहुत शुक्र की बात है, अल्लाह का शुक्र करें। कुछ ना होने से उससे पूछें जिसकी अटैम्प्ट खाली की खाली चली गई हो, बिल्कुल वो बच्चों को समेटना खुद को मुश्किल हो रहा होता है। तो एक पर्चा 3-4 दिए एक हो गया, 3 दिए एक हो गया, बहुत है, ये भी बहुत है। शुक्र करें अल्लाह का। शुक्र करने वाले के लिए अल्लाह नेमत को बढ़ाते हैं। जो शुक्र करता है अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, करेंगे ना इंशाल्लाह शुक्र। चलें, अच्छा जी, अब हम तो अपनी तरतीब पे चलेंगे इंशाल्लाह। कोशिश यही है कि नया टॉपिक शुरू करने से पहले पहले जो एक आध दिन है उसमें ये काम ख़त्म कर लें जो हमारे पेंडिंग है। पेंडेंसीज हमारी आज और कल में होपफुली जो ख़त्म हो जाएंगी। तो पेज नंबर 40 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। कोई मसला अगर पेज नंबर 40 तक है तो लीज़ के चैप्टर में आए। क्लास ज़रा नहीं, काफ़ी लेट शुरू हुई है, आधा घंटा लेट शुरू हुई है। उसकी वजह बच्चे, पता ही आपको, बच्चे लेकर आ जाते हैं साथ, तो कुछ मशवरा मशावरत करनी होती है बच्चों ने। तो 1-2 दिन ये थोड़ा सा रहता ही है फ़िज़िकल वाले बच्चों का मशवरा। बाकी ऑनलाइन वालों के लिए मैं आज ही ज़ूम मीटिंग रख दी है मैंने, तो इंशाल्लाह ऑनलाइन वाले भी उसमें जो मशवरा मशावरत होगी वो कर लेंगे। कि ऐसी अवेलेबिलिटी बस होती है ये 2 से 3 दिन 4 दिन तक। बच्चों के खुशियों में भी शरीक होना पड़ता है, दुखों में भी। कुछ बच्चे पास अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा पास करके मशवरा कर रहे होते हैं कि हुन की करिए। कुछ जो सोचा था वही होता है, जो कर रहे होते हैं उसमें बस शाबाशी ले रहे होते हैं। कुछ का अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आता है, बुरे वाला आ जाता है, वो मशवरा कर रहे होते हैं कि आप आगे क्या करें। तो ये फिर 2 से 4 दिन काफ़ी मसरूफ़ियत हमारी रहती है, जिसको बहरहाल क्लासेस में थोड़ा सा आपको रिकॉर्डिंग में नज़र आएगा। क्लासेज जो है 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, इससे ऊपर हो ही नहीं पाएंगी। बच्चे आने नहीं देते क्लास के अंदर, तो बहरहाल ये चल ही रहा होता है। ठीक है, एनीवेज 40 तक कोई सफ़े तक कोई सवाल है तो पूछें। क्या बात कर रहे हो? शौकियाँ नहीं दिखानी, ठीक है ना। हाँ, अब और आजिज़ी आनी चाहिए आपके अंदर कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने पास कर दिया। आगे हम डर के पढ़ रहे थे, अब हम जो है वो और दिलेरी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना फिर भी है जी। 40 तक कोई मसला तो नहीं? सर हमने पढ़ा हो तब ना, मुझे छोड़े, बस मुझे जो पढ़ाने का दिल कर रहा है मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, डिस्क्लोजर्स ऑफ लेसी पे ज़रा तशरीफ़ ले आए। अच्छा जी, ये ना आपका पैरा 53 है, जिसमें उसने कहा है लेसी शेल डिस्क्लोज। ऊपर क्या कह रहा है? लेसी शेल डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स लीजेस फॉर विच इट इज़ अ लेसी इन अ सिंगल नोट और अ सेपरेट सेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउएवर अ लेसी नीड्स नॉट डुप्लीकेट। यार इसको ना साइड पे करो बस। अब यहाँ से पढ़ो, ये चीज़ें लेसी को बतानी चाहिए। ऊपर बस ऐसी गपशप लगा रहा था कि लेसी डिस्क्लोज कर दे, एक अलग से नोट, एक इकट्ठे नोट के अंदर कर दे या सेपरेटली कर दे, लेकिन वो कह रहा डुप्लीकेट ना करो। मिसाल के तौर पे अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस P&L में नज़र आ रहा है, तो मिसाल के तौर पे कहीं और लिखना भी है आपने उसको, तो उसको क्रॉस रेफर उस नोट के साथ कर देना। डुप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती फिर। ये इस तरह से, मतलब जहाँ मुमकिन हो डुप्लीकेट ना करो, इस तरह की बात करता, साइड पे करो उसको। ये बातें थोड़ी सोचनी है। आप ये देखें कि उसने क्या क्या डिस्क्लोज करना है। तो कहता है अलेसी शेल डिस्क्लोज, ये चीज़ें लाजमी हैं। बताए क्या चीज़? डेप्रीसिएशन और राइट ऑफ यूज़। ठीक है, बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट, मतलब प्लांट अगर लीज पे लिया तो उसकी डेप्शन अलग, फिर बिल्डिंग अगर लीज पर ली है तो फिर दूसरी चीज़ बन जाएगी, मशीनरी, वो व्हीकल, तो हर एक क्लास के हिसाब से डेप्शन की बात करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज लाइबिलिटी का बताएं। एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज, अच्छा एक मिनट, चलो ये बाद में देखते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
और एक्सपेंस रिलेटेड टू लो वैल्यू एसेट लीज, यानी कि रेंट एक्सपेंस जो होगा, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में समझाता हूँ। एक्सपेंस रिलेटेड टू वेरिएबल लीज पेमेंट्स, जो कि मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी में शामिल नहीं है। इनकम फ्रॉम सब लीजिंग, टोटल कैश आउटफ्लोज, एडिशंस टू राइट ऑफ यूज़, कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज़ एट द बिगिनिंग एंड एंड, यानी कि वो जो आप रेकन्सिलिएशन बनाते थे। अब ये थोड़ी सी ना बातें समझने वाली हैं। अब ये कह रहा है आगे लेसी जो है वो टेबलर फॉर्म में ये बताया अनलेस कोई, ठीक है यार, ये क्या बात हुई, साइड पे रखो इसको। अच्छा इधर देखो, मैं मिसाल से समझाता हूँ आपको। क्या नाम है आपका? तो कश्मीर लिमिटेड, तला भाई जो हैं, इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे कंपनी, और इसके मैं कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। अब पीएनएल, आपको पता है पीएनएल के अंदर सेल्स होती हैं, ऐसे ही चलते 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 नेट प्रॉफिट पे आते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस लेस हो रहे होते हैं, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, इस तरह से ना, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, एडमिन एक्सपेंसेस हो गए, फाइनेंस कॉस्ट हो गई। ये आप FAR 2 में जाकर ये वाला ही फॉर्मेट बनाएंगे। वैसे मैंने आपके सामने ये फॉर्मेट बनाया है 2-3 बार, फिर भी बनाऊंगा। FAR 2 में ही है, बल्कि आप करेंगे यहाँ पे, सॉरी। अच्छा जी, अब ऐसे ही सेल का अपना नोट होता है, यहाँ पर बनाएंगे हम। कॉस्ट ऑफ सेल का अपना नोट होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस का अपना, एडमिन एक्सपेंसेस का अपना, फाइनेंस कॉस्ट का अपना, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे नोट नंबर 3 है सेलिंग एक्सपेंसेस का नोट, ठीक है। नोट नंबर 4 हम बना लेंगे एडमिन एक्सपेंसेस का, नोट नंबर 5 हम बना लेंगे फाइनेंस कॉस्ट। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई। पीएनएल इसमें आ गया, ठीक है, पीएनएल आ गया इसमें। और उसके बाद आपकी बैलेंस शीट होती है और आपके नोट्स शुरू हो जाते हैं। तो कश्मीर लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बनाएंगे हम इंशाल्लाह इसी तरह से। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी होगा, ठीक है, फॉर द ईयर एंड डेट। और उसमें फिर आपका नोट नंबर 1, 2, 3 ऐसे ही जाकर, वैसे तो शुरू में नोट्स भी होते हैं, खैर चलो, नोट नंबर 3 आ गया। नोट नंबर 3 क्या है जी हमारा? सेलिंग एक्सपेंस। कुछ बातें समझा रहा हूँ ऐसे, ज़रा ऐसे समझ आ जाती हैं, ज़रा डेटा लिख लें ना तो समझ आ जाती होती है। अच्छा, अब सेलिंग एक्सपेंस में सेलिंग डिपार्टमेंट यानी सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सारे खर्चे आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सेलिंग एक्सपेंसेस में सेल डिपार्टमेंट की सैलरीज आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी? बोलो बोलो। अच्छा, हमने शोरूम लिया हुआ है जनाब रेंट पे, तो बल्कि यूँ कर लें, कमीशन वगैरह हम देते हैं सेल टीम को, कमीशन, सेल कमीशन वगैरह सेलिंग एक्सपेंस है। फिर हमने शोरूम अगर लिया हुआ है रेंट पर, ठीक है, या वो शेल्फ स्पेसिंग, याद होगा एक सवाल में आया था टेस्ट वाले में, तो शेल्फ स्पेसिंग भी क्या है? सेलिंग एक्सपेंस है। तो रेंट वगैरह, ठीक है, तो ये रेंट जो कि सेल वगैरह से रिलेटेड होगा वो आ जाता है। लेकिन यहाँ से एक रेंट एक्सपेंस आपको नज़र आ रहा है, एक और नोट बनाओ ज़रा, मैं तरतीब से ही चल लूँ। एडमिन एक्सपेंस भी ओपन कर लो, एडमिन एक्सपेंस, इसके नीचे ना 7-8 लाइनें छोड़ देना, ठीक है। मैं तो आगे पीछे कर सकता हूँ लाइनों को। एडमिन एक्सपेंसेस में अब जाहिर सी बात है हेड ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज आएंगी। फिर हेड ऑफिस के मिसाल के तौर पे बिल्डिंग हमने रेंट पे ली हुई है तो उसका रेंट एक्सपेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद वो जो आपको सिखाया था डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, तो राइट ऑफ यूज़ की डेप्रीसिएशन है। मिसाल के तौर पे राइट ऑफ यूज़ वाला जो एसेट है वो हमने जनरेटर लीज़ पे लिया हुआ है,
और जनरेटर हमारा हेड ऑफिस में लगा हुआ है, तो डेप्शन कहाँ पे आएगी? एडमिन में आएगी। तो मैंने ज़रा प्रेजेंट करना चाह रहा था डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है, जैसे कि बाकी एसेट्स का, ओन्ड एसेट्स का आता है, ऐसे ही इस लीज एसेट का डेप्शन एक्सपेंस आ जाएगा, राइट ऑफ यूज़ का डेप्शन एक्सपेंस आ गया। ठीक है जी। और उसके बाद ये देखें जी, अब मैं तरतीब से चल पड़ा। ठीक है, इधर देखें जी, क्या कहता है जी, लेसी शैल डिस्क्लोज, लेसी शैल डिस्क्लोज क्या जी, डेप्रीसिएशन चार्ज और फॉर राइट ऑफ यूज़ बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ठीक है जी। तो डेप्शन राइट ऑफ यूज़ की डेप्रीसिएशन लेसी साहब डिस्क्लोज करो, तो लेसी साहब ने डिस्क्लोज कर दी। ये राइट ऑफ यूज़ की डेप्रीसिएशन आ गई मिसाल के तौर पे 3 रुपये। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने रखा है ए को, ए आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लेसी शैल डिस्क्लोज इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लाइबिलिटीज़। अच्छा, अब ये लीज लाइबिलिटी के लिए मैं वर्किंग नंबर, नोट नंबर 5 ओपन कर लेता हूँ, फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट वगैरह फाइनेंस कॉस्ट ही होती है ना, फाइनेंस कॉस्ट का नोट ओपन कर लिया। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आपको पता है, जैसे मिसाल के तौर पे बैंक चार्जेस या बैंक कमीशन वगैरह आते हैं, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका लॉन्ग टर्म लोन्स का आ रहा होता है, जो आप लोन लेते हैं बैंक से। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका शॉर्ट टर्म लोन या रनिंग फाइनेंस वगैरह का आ रहा होता है। सही है। ऐसे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका आ रहा होता है यही फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, और वो होता है लीज लायबिलिटी का। ठीक है, ये भी तो एक लोन है। अब ये जनाब आपको मैंने बताया है बी, लेसी शेल डिस्क्लोज। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ ना आपको, कि समझाना ये चाह रहा हूँ कि डिस्क्लोज का मतलब है कि कहीं भी लिख दो, इनकम स्टेटमेंट में फेस पे लिख दो, बैलेंस शीट के अंदर फेस पे लिखा हो, या कैश फ्लो या चेन इक्विटी में, या नोट्स के अंदर जाके लिख दो। ये नोट्स के अंदर जाके आपने बता दिया क्या चीज़, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ यूज़ की। मुझे पता है नींद आ रही है, थोड़ी सी हिम्मत करो, फिर चलते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, खुशियाँ भी तो है ना आज आप लोगों। अच्छा, अगली बात, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, लेसी शैल डिस्क्लोज, ए और बी हो गए। एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज दिस, अच्छा ये अगली बात मैं बाद में समझाता हूँ। एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज, तो एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर है, कोई भी किसी तरफ भी अज्यूम करते, मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा जो है ना वो जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर ही है मेरा, शॉर्ट टर्म लीज के लिए मैंने दी, शॉर्ट टर्म लीज में मैंने जनरेटर लिया हुआ है। ठीक है, या कोई व्हीकल लिया हुआ है शॉर्ट टर्म लीज के ऊपर, तो रेंट एक्सपेंस शॉर्ट टर्म लीज का मैंने दिखा दी यहाँ पे मिसाल के तौर पे 5 रुपये। बात समझ आई? ये क्या किया मैंने, लेसी ने क्या किया, लेसी ने क्या किया, ग्रीन ग्रीन, लेसी ने क्या किया, डिस्क्लोज किया है क्या चीज़, रेंट एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज। अच्छा भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो तुम पास तो नहीं हो गए हैं? ज़रा पॉज करना यार। जी बेटा, थोड़ी सी मिठाई मैंने चखी। ये तो सिलसिला जारी है, आप भी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है किसी वक्त ये सिलसिला जारी करवा रहे होंगे 6 महीने के बाद इंशाल्लाह। अच्छा जी, रेंट एक्सपेंस शॉर्ट टर्म लीज का 5 है। अब यहीं पर अदर्स, अदर्स यानी मिसलिनियस, मिसलिनियस 1 + 2 + 1.5, ऐसे ही मैंने एक रैंडम सी फिगर डाल दी। 1.5 क्या करना है, 3 कर दो जी, कितना आता है 6। अच्छा, और इसका लेट से इसका टोटल है, भाई ध्यान से देखना, इधर बड़ी अहम बात होने लगी है वरना समझ नहीं आनी बाद में जी। इसका टोटल तो वैसे ही लेट से, क्योंकि डॉट्स बहुत सारे हैं ना, 505 रुपये, ऐसे ही अज्यूम फिगर 505। अब ये 505 फेस पे नज़र आ रहा है आपको, एडमिन एक्सपेंसेस, ऐसे ही होता है ना जी। ये 505 के रेंट एक्सपेंस की
क्या डिटेल्स हैं? वो कहता है जी इसके लिए जाएं नोट 4 में। नोट 4 में हम आकर देखते हैं तो नोट 4 के अंदर सैलरीज, रेंट, डेप्शन, राइट ऑफ यूज़, हमने कहा अच्छा लीज एसेट की डेप्शन आ गई, रेंट एक्सपेंस, अच्छा शॉर्ट टर्म लीज भी है। ये कौन सा पॉइंट है हमारा? सी पॉइंट है। बोलो, रेंट एक्सपेंस शॉर्ट टर्म लीज का भी आ गया। अब आगे वो कहता है शॉर्ट टर्म लीज का रेंट एक्सपेंस दिखाओ। हमने कहा जी ठीक है, कुछ और, कोई हुक्म और? कहता है हाँ हाँ एक हुक्म और है कि ये एक्सपेंस जो है इसमें मत शामिल करना, नीड नॉट इंक्लूड द एक्सपेंस रिलेटेड टू लीज विद अ लीज टर्म ऑफ 1 मंथ। और क्या मतलब आपने अपनी शादी के लिए जो हफ्ते के लिए जनरेटर किराए पे लिया था, उस जनरेटर का रेंट एक्सपेंस नाम से लिखने की ज़रूरत नहीं है, रेंट एक्सपेंस ऑफ शॉर्ट टर्म लीज, बल्कि उसको आप जाहिर है अब रेंट पे किया तो एंट्री तो होगी ना, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या उसको नाम से शो करें? लेसी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको नाम से डिस्क्लोज करो? वो कहते हैं नहीं, इट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। मतलब डिस्क्लोज नाम से ना करो, क्या रिकॉर्ड ही ना करें? रिकॉर्ड तो करना है। तो अदर्स के अंदर बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे एडमिन के अंदर हमने कहा जी जो भी हमारे मेहमान आते हैं उनको हम जो है वो 2-4 समोसे खिला देते हैं, तो इस पीरियड के अंदर इतने 1 मिलियन के समोसे ही खिला दिए हैं जी। अच्छा चलें थोड़ा घट कर लो, ठीक है। तो ये कुछ अदर्स, या मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ये ग्रीन है ना, ग्रीन, ये 2 क्या है? मिसाल के तौर पे ये 2 क्या है? ये 2 हम कहते हैं जी कि ये रेंट एक्सपेंस है, ये रेंट एक्सपेंस है शॉर्ट टर्म लीज का, रेंट एक्सपेंस शॉर्ट टर्म लीज का। ऐसी शॉर्ट टर्म लीज जिसकी लीज टर्म लेस देन 1 मंथ हो, तो स्टैंडर्ड कहता है फिर चवला ना मारो, शॉर्ट टर्म लीज बस छोड़ो, उसको अदर्स में डाल दो, इतनी छोटी चीज़ है उसको नाम से नहीं बताने की जरूरत। लीज टर्म इज लेस देन 1 मंथ। ओके, ये समझ आई बात? ये जनाब आपका सी हो गया पूरा। अब पढ़ो इस जुमले को जाके। पहले क्या बोला उसने? ये पैरा 53 में उसने बोला लेसी शैल डिस्क्लोज डेप्रिसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज, कर दी। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लायबिलिटी, कर दिया। लेसी शैल डिस्क्लोज रेंट एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज, रेंट एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज, ऐसे लिख दिया आगे ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म लीज डैश डाल के, तो पता लगा यही डिस्क्लोजर होता है और क्या होता है, ठीक है। लेसी शैल डिस्क्लोज। लेकिन आगे उसने बोला दिस एक्सपेंस नीड नॉट इंक्लूड एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीजेज विद अ लीज टर्म ऑफ 1 मंथ, और अगर 1 महीने से कम अरसे की हो ये लीज तो फिर उसको नाम से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब फिर कहाँ डाल दें? अदर में डाल दें। समझ आता है? आगे पढ़ो। लेसी शैल डिस्क्लोज नंबर डी एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट। अब लो वैल्यू इधर सेलिंग एक्सपेंस में डाल देते हैं ना, रेंट एक्सपेंस रिलेटिंग टू लो वैल्यू एसेट लीज। ये अजम्पशन है ना, अगर आपका लो वैल्यू एसेट, लो वैल्यू वाला एसेट अगर आपके सेल डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहा है तो आप उसका रेंट एक्सपेंस जो है सेलिंग एक्सपेंस में ले जाते हैं। और ये जो शॉर्ट टर्म वाला, ये अगर सेल डिपार्टमेंट को तो इधर ले आते हैं। तो फिर मैंने अजम्पशन ली ना कि मेरा एसेट मिसाल के तौर पर जो लो वैल्यू एसेट है वो मेरा कहाँ यूज़ हो रहा है? मेरे सेल शोरूम में, ठीक है। लेट्स से लैपटॉप है लो वैल्यू एसेट, तो उसका क्या आ गया जी? रेंट। तो लेसी शैल डिस्क्लोज मिसाल के तौर पे 2 रुपये का रेंट एक्सपेंस है लो वैल्यू एसेट का। कोई मसला? अब बोलो, कोई मसला? अच्छा, आगे वो कहता है मिसाल के तौर पे इधर भी हर हेड के अंदर ना एक मिसलेनियस का जो है वो हेड होता है, जिसके अंदर सेल डिपार्टमेंट में भी छोटे मोटे खर्चे होंगे जिसको कहीं नाम से देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। छोटे मोटे खर्चे ऐसे ही पेंसिल, कॉपी, रबर, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बिल्कुल मिसलेनियस खर्चे होते हैं जिनको नाम से लिखें तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है, तो उनको अदर्स में इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। तो उस अदर्स के अंदर यहाँ पे मिसाल के तौर पे पड़ा है जी 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, टोटल कितना बन गया? 3। अच्छा, अब इधर देखो जी, इसका ग्रैंड टोटल क्या बन गया? बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ें बीच में डॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, आपको भी नहीं पता। तो ऐसे ही इसको 200 रुपये टोटल कर दिया जी। हमारा टोटल एक्सपेंस, जो हमारा सेलिंग एक्सपेंस टोटल है जी, वो कितना है? 200 रुपये। तो हमने सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पर आकर लिखा 200 रुपये।
अच्छा 200 रुपये की डिटेल को देखना चाहे तो नोट नंबर 3 में जाए, हम नोट नंबर 3 में गए, हमें वहाँ पे नज़र आ रहा है। अब उसने ये कहा था कि रेंट एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लीज वाला रेंट एक्सपेंस, लो वैल्यू एसेट वाला रेंट एक्सपेंस डिस्क्लोज करो। ने कहा जी कर दिया, लेसी शैल डिस्क्लोज। आगे वो कहता है लेकिन इसमें मत इंक्लूड करना एक्सपेंस रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म लीजेस ऑफ अ लो वैल्यू एसेट। मतलब अगर कोई ऐसा लो वैल्यू एसेट है जिसकी लीज टर्म भी साल से कम है, मतलब लो वैल्यू भी है और शॉर्ट टर्म भी है, तो उसको भी फिर अलग से नाम से दिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी कहाँ कर दो, प्रेजेंट अदर्स में ही कर दो, ऐसी मिसलिनियस के अंदर। ठीक है, तो ये मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, ये जो एक है ना, एक हो पर नेक हो, ये क्या है जी, ये एक मिसाल के तौर पे एक लैपटॉप है। ये क्या है जी, एक लैपटॉप है जो कि लो वैल्यू एसेट है। ठीक है, अब लो वैल्यू एसेट है लेकिन इसकी लीज जो है वो, लीज टर्म जो है वो लेट्स से 9 मंथ्स है, तो उसका जो एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, वो आपने अदर्स में डाल दिया, उसको आपने इस काबिल नहीं समझा कि उसको नाम के साथ कहीं पे प्रेजेंट करें। ठीक है जी, ओके और ठीक है। चले, तो अब ज़रा जुमले को पढ़ें ज़रा दोबारा। लेसी शैल डिस्क्लोज, लेसी यू शैल डिस्क्लोज रेंट एक्सपेंस रिलेटिंग टू लो वैल्यू एसेट, लेकिन दिस एक्सपेंस शैल नॉट इंक्लूड एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीजेस ऑफ। ठीक है, समझ आ गई, यानी कि इसमें नाम से ना शामिल करो, हाँ उसको अलग से बता दो। ये कौन सा पार्ट है, डी है, बोलो और देख तो बता दो डी। चलो समझ में आ रहा है कुछ कुछ। चलिए नेक्स्ट, लेसी शैल डिस्क्लोज, बात यहीं से शुरू हो रही है बार बार। लेसी शैल डिस्क्लोज एक्सपेंस रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट, जो कि मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी में शामिल नहीं है, शामिल होती भी नहीं है वेरिएबल लीज पेमेंट। याद है आपको वेरिएबल लीज पेमेंट के बारे में कहा था कि वो पीवी ऑफ एलपी और पीवी ऑफ एलपी में शामिल नहीं करते, जब कभी वो वेरिएबल लीज पेमेंट पे करते हैं उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं। याद आ रहा है, पढ़ के आए थे ना। अब वो जिस पीरियड के अंदर वेरिएबल लीज पेमेंट पे करनी है तो उसकी एंट्री क्या होनी है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि अगर वेरिएबल लीज पेमेंट कोई है तो नाम से पता लगनी चाहिए कि वो है, किसी जगह पे क्लब नहीं करना। तो इसको भी कहीं एक तरफ डाल दो, यहाँ डाल देते हैं एडमिन एक्सपेंस में, वेरिएबल लीज पेमेंट्स, वेरिएबल लीज पेमेंट्स। मिसाल के तौर पे 1 रुपये की वेरिएबल लीज पेमेंट आपने की है, तो ये वेरिएबल लीज पेमेंट आप प्रेजेंट करें, फरोजी रंग इसको कर देते हैं जी। ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर ई। अब इसके साथ कोई और उसने बारीकी नहीं डाली, बारीकी उन्हीं दो में थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है इनकम फ्रॉम सब लीजिंग राइट ऑफ यूज, ये अदर इनकम के अंदर शो कर दें। ऐसी टोटल कैश फ्लोज ऑफ लीजेस, टोटल कैश आउटफ्लोज फॉर लीजेस, तो टोटल कैश आउटफ्लोज कहाँ पे आ रहे होते हैं, हमारे नोट के अंदर आ रहे होता है ना, मैच्योरिटी एनालिसिस। हाँ, इनकम फ्रॉम सब लीजिंग का नहीं पता, कल भी नहीं पता, मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ ना, अगर नहीं याद आ रहा। हफ्ते को आए थे, हफ्ते को नहीं आए, देखा ना, कोई बात नहीं, आज माफ़ी है तुम्हें, आज तुम्हें माफ़ी है। ये सब लीज है, स्टेट बैंक ने फिर लेक्चर ही बंदा ले लेता है, अपलोड भी किया था। स्टेट बैंक ने मिसाल के तौर पे एमसीबी को मोबाइल लीज पर दिए, यानी एमसीबी ने स्टेट बैंक से मोबाइल लीज पर लिए और अपने एम्प्लॉयज़ को इस्तेमाल के लिए अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने की बजाय आगे पैकेजेस को लीज पर दे दिए। अब लीज्ड एसेट है और लीज आगे कर दिया, यानी लीज पर लेकर आगे लीज पर भेज दिए। तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाली लीज है, जो उसने लेसर होकर एमसीबी को मोबाइल लीज पर दिया, उसको कहते हैं हेड लीज। और जो एमसीबी ने लीज पर एसेट लेकर आगे लीज पर दे दिए हैं, उसको कहा जाता है सब लीज। अब एमसीबी की किताबों के अंदर कह रहा है, स्टैंडर्ड कह रहा है कि लेसी अगर एमसीबी है, एमसीबी लेसी तो था ना पहले, उसने तो एक्सपेंस पे करना था स्टेट बैंक को, लेकिन जब एमसीबी ने आगे यही लीज पर दे दी, यानी सब लीज कर दिए, तो अब इधर पैकेजेस से तो इसको इनकम ही आनी है ना, वो इनकम्स
नाम से लिख कर बताए। कहाँ लिखेगा? अदर इनकम में। अब समझाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखना। अदर इनकम की हेडिंग के अंदर लिखा हुआ आ रहा हो इनकम फ्रॉम सब लीज ऑफ फलां चीज़, ठीक है ना। तो इनकम फ्रॉम सब लीज आपकी अदर इनकम में नजर आ रहा हो, जैसे ये मैंने अभी दिखाए नजर आ रहे थे, ठीक है ना। अब लिखूँ इसका भी, या समझ आ गई अब? ऐसे ही अदर इनकम, यहाँ पे अदर इनकम का नोट बना हो और इस तरह से चल रहा हो, ठीक है ना। ओके, अच्छा जी। ऐसे मिसाल के तौर पे ये 15 रुपये कर देते हैं यहाँ पे भी टोटल ले जाओ। मिसाल के तौर पे ये 150 रुपये का टोटल आ गया इसका। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, बहुत सारी तो नहीं, खैर इक्का दुक्का और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये 150 का टोटल। ऐसे ही मैंने कहा कि इस तरह से आपकी किताबों के अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ो जी। एडिशन ऑफ राइट ऑफ यूज़, कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज़ एट द एंड, ये सारी बातें वही हैं बेटा। देखो दो चीज़ें हैं। अब इसके अलावा और भी नोट बना करते थे, ये तो नोट्स हो गए ना, अब 2 नोट और बना करते थे इसमें। मैं यूँ ना कर लूँ कि इसको इधर ही ले आऊँ। कश्मीर लिमिटेड गल वध गई जे। ऐसे ही नोट नंबर, मिसाल के तौर पे नोट्स के अंदर नोट नंबर 9 आ गया, राइट ऑफ यूज़ का नोट। याद है? याद है कुछ राइट ऑफ यूज़ का नोट? ये बैलेंस शीट में रेफर होगा ना, ठीक है। तो राइट ऑफ यूज़ में ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग, accumulated depreciation, opening, depreciation, closing, book value, ये आपका नोट बना करता था accumulated depreciation का। कुछ ऐसी शक्ल होती थी इसकी। अच्छा, एक ही बार करता है ये काम, है बार बार नहीं करता ये काम, क्यों भाई? कुछ इस किस्म का नोट था, ठीक है। अच्छा, इसको भी थोड़ा स्मार्ट कर लें। एक ये नोट लेसी बनाता है। तो ये सारी बातें ना हमने किसी की मान कर ही पूरी की हुई थी, ऐसे नहीं को मुंह उठा के हम लगे हुए थे। ये सारी बातें हमें किसी ने कही थी तो हम कर रहे थे। तो लेसी शेल डिस्क्लोज राइट ऑफ यूज, लेसी शेल डिस्क्लोज कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू ऑफ राइट ऑफ यूज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट। फिर उससे पिछला पॉइंट एडिशंस टू राइट ऑफ यूज एसेट। तो ये एच और जी नहीं, एच आई ये 2 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मैंने बताया, हम ये बनाया करते थे, एच भी और आई भी। फिर एक और नोट भी बना करता था, लेट्स से नोट नंबर 15 पे बात चलेगी, लीजेस, ठीक है। तो लीज का नोट होता था जिसमें हम यूँ कहते थे जी 15.1 में अंग्रेजी, ठीक है जी, द कंपनी लिख देता हूँ, द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट एज अ लेसी। फिर 15.2 में आपके हुआ करता था मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। उसके अंदर आप बताया करते थे लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, टू टू 3 ईयर्स, और ये टोटल। अब ये आप क्या बताते थे? अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज नहीं बताते होते थे, यानी टोटल कैश आउटफ्लोज आप बताते होते थे, ठीक है। तो ये कहाँ पे लिखा उसने अभी? ये लेसी शेल डिस्क्लोज टोटल कैश आउटफ्लोज फॉर लीजेस, टोटल कैश आउटफ्लोज बता दी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका काम का पॉइंट यही था जो पैरा 53 है। और इसकी थोड़ी सी अगर आपको, ये कौन सा पॉइंट है? एच आई, और ये क्या था? जी था, जी। चलो
हाँ, मेरा ख्याल में ना इसको यहाँ तक बना लेते हैं, तो इसको उठाकर दोनों को ऊपर ले जाते हैं, तस्वीर कुछ बेहतर हो जाएगी, आपको नोट नहीं करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, माजरत के साथ गुजारा कर लें अब, फिर उम्मीद बड़ी है कि गुजारा हो जाएगा। तो एक काम और हो सकता है, एक काम और हो सकता है, इन थोड़ा चैड़ा कर देना हमें। पता है मुझे आपको पसंद तो नहीं आता वो ज़रा, है जी, लेकिन क्या करें, नज़र तो आएगा, पसंद आना ना आना ज़रूरी नहीं है, नज़र आना ज़रूरी है। चलो अब खींच लो तस्वीर। ये जी है, और ये एच और आई है। ठीक है, चल अब आगे चलें जी, मुकाओ इनू यार। हाँ जी, a lessee shall disclose amount of his lease commitments for short term lease accounted for if the portfolio of short term lease to which it is committed at the end of reporting period is similar to the portfolio। देखें जी, मिसाल के तौर पे पहले आप लिया करते थे गाड़ियाँ, शॉर्ट टर्म लीज़ के ऊपर गाड़ियाँ लिया करते थे रूटीन में, समझिए बात को। शॉर्ट टर्म लीज़ पे आप क्या लिया करते थे, गाड़ियाँ। अब इस साल आपने अभी ली नहीं है, लेकिन अब मशीनरीज और प्लांट लीज़ पर, शॉर्ट टर्म लीज़ पर लेने की कमिटमेंट कर दी है। आप नॉर्मली क्या करते आए हैं आज तक, आप गाड़ियाँ शॉर्ट टर्म लीज़ पे लेते थे, ठीक है। अब आपने फैसला किया है कि आप प्लांट भी शॉर्ट टर्म लीज़ पे लिया करेंगे। किराए पे प्लांट लिया, चीज़ें बनाई, वो वापस कर दिया, फिर नई चीज़ बनानी, उसके लिए नया प्लांट किराए पे ले लिया। कुछ लोग हैं जो किराए पे प्लांट देते हैं। आपने कहा ये ज़्यादा बेहतर है यार, मुख्तलिफ चीज़ें बनाएं, अपना प्लांट लगा के फंसे भी ना बने, क्या ख्याल है। तो आपने ये फ़ैसला कर लिया है, और आपने आगे लेसर से कमिटमेंट भी कर ली है, यानी एग्रीमेंट हो गया। अब दो सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है जी, आप कार्स ही लेते थे लीजेस पर, पॉइंट 3 के लिए एग्जांपल बना रहा हूँ कि कार्स लेते होते थे शॉर्ट टर्म लीज पर, ठीक है जी, और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 है, आप कार्स शॉर्ट टर्म लीज पर लेते रहते हैं। बात समझ आई। अब आपने 31 दिसंबर के एंड पे खड़े होकर कमिटमेंट कर ली है, कमिटमेंट टू एक्वायर व्हीकल्स ऑन कार्स ऑन शॉर्ट टर्म लीज। तो अब स्टैंडर्ड कहता है इस बारे में क्या करो, डिस्क्लोज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 21 के अंदर नोट्स में। इसको डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत, ये हवा ठंडी तो नहीं लग रही तुम्हें, सही जा रहा है काम। मैंने 25 वैसे कराया, लेकिन फिर भी ये ना वो बीमार हो जाओ, ठीक है। नो नीड टू डिस्क्लोज दिस कमिटमेंट इन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2021। ये बात समझ आई। गाड़ियाँ शॉर्ट टर्म लीज पर लेते रहते हैं, गाड़ियाँ शॉर्ट टर्म लीज पर लेते रहते हैं, तो कमिटमेंट की है आपने मज़ीद अगले साल, कमिटमेंट की है, कमिटमेंट टू एक्वायर कार्स ही
नहीं, ज़रा और क्लियर करता है। एक्वायर्स कमिटमेंट टू एक्वायर कार्स ऑन शॉर्ट टर्म लीज इन 2022। अब 22 में कारें लीज पर लेने का आपने कमिटमेंट कर लिए किसी से, तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, आप पहले भी कारें लीज पर लेते रहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नोट्स में इसको जाके डिस्क्लोज करते फिरें, कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहें, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ आई है? और बोलो, यानी पोर्टफोलियो कोई चेंज नहीं हुआ, हमने जो कमिटमेंट की है फ्यूचर के अंदर लीज पर इन एसेट्स को, इन कारों को शॉर्ट टर्म लीज पे लेने की जो हमने कमिटमेंट की है, वो ऑलरेडी हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो हम शॉर्ट टर्म लीज पर चीज़ें लेते हैं, उस पोर्टफोलियो से चीज़ें बदली नहीं हैं, इसलिए कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। चलें आगे, तो सही है। आगे अगली बात, प्लांट शॉर्ट टर्म लीज पर नहीं लिया कभी। अब आज आपने कमिटमेंट कर ली, कमिटमेंट टू एक्वायर प्लांट्स लेट्स से ऑन शॉर्ट टर्म लीज इन 2022। हाँ जी, अब क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? असूली तौर पे यूज़र को बताना पड़ेगा, ठीक है, लेसी डिस्क्लोज करे। अब पढ़ो ज़रा, लेसी शैल डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ इट्स लीज कमिटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म लीज अकाउंटेड if the portfolio of short term lease to which it is committed at the end of reporting period is dissimilar to the portfolio of short term lease to which short term lease expense disclosed। मतलब मुश्किल तरीके से बात लिखी हुई है, यानी कि कारें अगर शॉर्ट टर्म लीज पे रहते हैं तो शॉर्ट टर्म लीज का कितने गया रेंट, ये शॉर्ट टर्म लीज का रेंट डिस्क्लोज हो रहा होगा किताबों में, कारों के शॉर्ट टर्म कारों का रेंट एक्सपेंस नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब आपने इस साल में फैसला किया है कि आप प्लांट को लीज पर लेंगे, प्लांट्स लीज पर लेने हैं, अभी लिए नहीं है, कमिटमेंट की है, तो क्या उनका रेंट एक्सपेंस नज़र आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो उनके बारे में फिर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने कमिटमेंट की है कि फ्यूचर के अंदर हम शॉर्ट टर्म लीज के लिए शॉर्ट टर्म लीज पर प्लांट्स लेंगे जो कि अभी हमने नहीं लिए हुए, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि lessee shall disclose amount of lease commitment, shall disclose, lessee के लिए ज़रूरी है क्या, lessee shall disclose amount of its lease commitment in notes to the फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2021। बात समझ आई? ये बात समझ आई है? प्लांट लीज पर पहली बार, शॉर्ट टर्म लीज पर पहली बार ले रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई कमिटमेंट आपने कर दी है तो फिर उसकी अमाउंट डिस्क्लोज करें कि हमने जी एग्रीमेंट कर लिया, लेट से 5 प्लांट या 1 प्लांट या 2 प्लांट ये हमने कमिटमेंट की, उनके साथ ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बात समझ आई? ये पॉइंट नंबर 3 हो गया, ठीक है। पॉइंट 4, यार इसमें बहुत टाइम ले लिया उस्ताद, कुछ क्लास भी लेट शुरू हुई है। A lessee shall account for short term leases or leases of low value asset using recognition exemption। अच्छा, वो कह रहा है अगर लेसी ने शॉर्ट टर्म लीजेस के लिए या लो वैल्यू एसेट की लीजेस के लिए रिकग्निशन एग्जेम्पशन यूज़ की है तो लाजमी बताओ कि ये किया है आपने। कोई मसला तो नहीं, सीधी सी बात है। अगर देखो ना, ऑप्शन होता है ना, अगर शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू एसेट है तो आपके पास ऑप्शन है कि राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी वाली अकाउंटिंग करें या एग्जेम्पशन लें। वो कहता है अगर आपने एग्जेम्पशन ली है तो डिस्क्लोज करें ये फैक्ट कि आपने एग्जेम्पशन ली है, ठीक है। कोई मसला? तो बिल्कुल सिंपल। इफ राइट ऑफ यूज एसेट मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेसी शैल अप्लाई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन IAS 40। कोई मसला? कहता है अगर आपने लीज पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है
तो फिर आपने IAS 40 वाले डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लगानी है। अब वो उसमें जाकर देख लो, IAS 16 जैसे ही थे, बस उसके अंदर कुछ चीज़ें फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर ज़रा डिफरेंट थी। ठीक है, कि अगर कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है किसी की तो बताओ क्यों नहीं है, कोई रेंज चेंज बताओ, इस तरह की बातें। ठीक है, तो सादा बात, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, राइट ऑफ यूज़ एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला है, तो फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली है। ऐसे ही अगर राइट ऑफ यूज़ एसेट PPE है, तो फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट PPE वाली तो लग ही रही है ना आपके सामने ही। अच्छा, इफ़ अ लेसी मैयर्स राइट ऑफ यूज़ एट रीवैल्यूड अमाउंट अप्लाइंग IAS 16, लेसी शेल डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय IAS 16 फॉर राइट ऑफ यूज़ एसेट। क्योंकि इधर IFRS 16 ने राइट ऑफ यूज़ के बारे में डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं दी, तो वो यही कह रहा है राइट ऑफ यूज़ में तो इतनी सी बात तो उसने कर दी ना। ये देखो कि राइट ऑफ यूज़ में एडिशन है तो बताओ, और कैरिंग अमाउंट बताओ राइट ऑफ यूज़ की एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। तो हमने ज़रा इस तरह से शक्ल बना दी थी। लेकिन अगर ये रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो क्या करना है, वो कहता है IAS 16 में जो करते थे PPE के साथ वही इसके साथ करना है। हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, किसने रीवैल्यूएशन की, ये सब बातें बतानी पड़ेंगी। यानी सेम टू सेम है, कोई फ़र्क होना नहीं है, बिल्कुल सेम वही काम होना है। वर्किंग भी वैसे ही होनी है, देख ही लो, एसेट ही है, डेप्रिसिएशन है, उसकी बुक वैल्यू है, वही है ना। ओके, नींद आ रही है, बस 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 ख़त्म हो गया काम, बस ये ख़त्म हो गया। आखिर में मैच्योरिटी एनालिसिस, लेसी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ लीज लाइबिलिटी फॉर फ्यूचर लीज पेमेंट्स विदाउट डिस्काउंटिंग। यही हम करते हैं। द लेसी यूजेज जजमेंट डिटरमिन एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ। अच्छा, टाइम बैंड्स क्या हैं? देखें जी, दो तरह के टाइम बैंड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, बस ये आखिरी बात है। उसके बाद मुझे पता है आगे भी है, अब ये कल ऐसे ना फिर इकट्ठा नहीं गड़बड़ हो जाती है, फिर बहुत ही माजरत चाहता हूँ एकदम। असल में ना ये चीज़ें ऐसी थी कि लगातार करनी पड़ी, बात शुरू हो गई तो मैंने कहा चलो कर जाए, कोशिश तो की ज़रा इंटरेस्ट डेवलप करने की, आपके सामने ज़रा तस्वीरें बना के। फिर भी आप लोग अब क्या करें, अगर बोर होते हैं तो मैं क्या करूँ। हमने आज तक इस तरह से सीखा है जी, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years, 3 to 4 years, 4 to 5 years और more than 5 years। ठीक है जी, ये मैक्सिमम बैंड्स हैं वैसे तो, लेकिन IQ की किताब में आपको एक और ऑप्शन भी मिलेगा। वो क्या है जी, आप यूँ भी कर सकते हैं, आप कहें जी लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, फिर 1 to 5 years और फिर more than 5 years। आपने ऐसे करना नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है। ठीक है जी, करना नहीं आपने ऐसे। ओके, क्या हुआ है? ये करने के बाद ये ऑप्शन है, उसने कहा है आपको, ये पढ़ो ना। Lessee is required to disclose maturity analysis of lease liability for future lease payment without discounting. Lessee uses its judgment to determine an appropriate number of time bands। ये स्टैंडर्ड ने अलाउ कर दिया, तो ICAP ने आपको ना ये ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है। बहरहाल आपने क्या करना है, जो आपको सिखाया हुआ है वही सही है, क्योंकि हर दफ़ा ये लगना कोई नहीं है, जो लगता है वही ठीक है। ओके, सही है भाई, पार्ट 2 शुरू कर लें फिर, इतना ही बचना है पार्ट 2 भी, जितना ये हो गया।